बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉस के हवाले से, जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है अपनी सीरीज़, उसमें हमारा जो आज ये है लॉस हमने करना है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो कि 2024 का है। अब ये जो लॉ है, अभी जो हम लोग एसटीओ की तैयारी करें, एसटीओ में के जो लॉ पेपर के लिए उन लोगों ने हमें लॉस बताया, उसमें ये लॉ भी शामिल है, ये वाला एक्ट भी शामिल है। लेकिन एक छोटा सा एक्ट है, सिर्फ इसके 23 सेक्शन है। ये आप देखेंगे 23 सेक्शन है इसके, सिर्फ कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। इसकी मैक्सिमम 2 वीडियोस में हम लोग इसको कवर कर देंगे। कोई इसको याद करने के, तैयार करने के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ये हमें बात पता होनी चाहिए कि हर एक्ट से हमारे पास सवाल जो आने हैं वो जो बेसिक हमारे पास है, लाइक वो एक्ट कमेंस कब हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ है, उस एक्ट के चैप्टर्स कितने हैं, उस एक्ट के सेक्शंस कितने हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें से 3 से 4 सवाल हर हाल में बनने हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। तो क्वेश्चन इज़ कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मरीम नवाज़ को 2024 में ये महसूस हुआ कि मुल्क में जो हमारे पंजाब में जो ताजिर तबका है, हमारे होल सेलर हैं, जो रिटेलर हैं, ये लोग जो हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, असेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरी बुनियादी ना ज़रूरियात की चीज़ें हैं, डेली जो यूज़ होती हैं। मसलन कि हमारी चीनी हो गई, आटा हो गया, घी हो गई, हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होनी है। तो इसकी प्राइजेज़ जो है ना, ये जितने भी होल सेलर थे, इवन रिटेलर्स भी थे, ये होल्ड करके उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी करके रख लेते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे, जब मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में शॉर्टफॉल आ गया उसका, तो डिमांड ज़्यादा होने के बाद ये क्या करते हैं, फिर उसकी प्राइस को डबल करके या एटलीस्ट ज़्यादा करके बेचते थे। ठीक है, तो इस पर मरीम नवाज़ ने एक्शन लिया, पंजाब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक एक्ट पास किया गया है, जिसको हम कहते हैं पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ठीक है, ये बेसिकली 14 जून को 2024 को ये एक्ट जो है वो ऑफिशियली गैजेट में शाया हो गया था। और ये 2024 का जो हमारे पास ये एक्ट है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। ये 2024 का हमारे पास ये है 7वां एक्ट है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि इसके टोटल सेक्शन, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि इसके टोटल सेक्शन जो हैं वो हैं 23। तो हम इन सब सेक्शंस के नाम भी याद होने चाहिए। ये पीडीएफ आप लोगों को गूगल से आराम से मिल जाएगा। अभी हमने जो यहाँ पे काम करने का है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक एक करके सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक्ट है, ये 2024 का जो है ये एक्ट है, 7वां ये एक्ट है 2024 का। और ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ये कमेंसमेंट डेट है 14 जून 2024 को ये एक्ट जो है ये नाफिजुल अमल हो गया था पंजाब के अंदर। सही है जी, तो अब इसका पहला सेक्शन पढ़ लेते हैं। पहला सेक्शन जो है वो हमारे पास है जी शॉर्ट टाइटल का, एक्सटेंड का एंड कमेंसमेंट का। ये सेक्शन कहता है दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। इस एक्ट का नाम यही है, क्या है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंड। ये जो एक्ट है इसका दायरे कार कहाँ तक है, तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पंजाब। ठीक है जी, ये पूरे पंजाब पे नाफिज होगा। उसके बाद है जी ये एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ी है, इसकी कमेंसमेंट डेट जो पढ़ी है हमने, ये क्या है 14 जून 2024 इसकी कमेंसमेंट डेट है। ठीक है जी, पहला सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन हमारा डेफिनेशंस का है, और हर एक्ट में से भी हम जितने भी करेंगे, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, होर्डिंग से रिलेटेड जो एक्ट है हमारा, टेनेंसी एक्ट है हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमने करना है। तो जो डेफिनेशंस का जो सेक्शन होता है उसमें से आपके 2 से 3 सवाल मस्ट होते हैं कि उन्होंने आना ही आना है, क्योंकि हर जो एक्ट है उसकी ज़बान अपनी होती है। ठीक है, एक कि आपने डेफिनेशंस कर ली, ठीक है, एक में कंट्रोलर का मतलब कुछ और आ रहा है तो दूसरे में कंट्रोलर का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, तो सबके डेफिनेशंस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है जी एक्ट की, कि इस एक्ट, ये है हमारी डेफिनेशन पहली एक्ट की। एक्ट का क्या मतलब है, एक्ट का मतलब है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कोड से क्या मुराद है। कोड से हमारे पास मुराद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, बहुत अहम बात है कि कोड से मुराद जहाँ पर भी इस एक्ट में भी, इसके अलावा हम जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे जो भी मैंने नाम मेंशन किए हैं, उन सब में जहाँ पर भी कोड आएगा तो कोड रेफर करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी। उसके बाद आ जाता है कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज। इसका क्या मतलब होता है, कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज का मतलब है कि डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, और कहाँ का, डिवीजन का है, डिस्ट्रिक्ट का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो सिर्फ इस एक्ट की हद तक, इस एक्ट की हद तक जहाँ पर भी हमारे पास लफ्ज़ आएगा कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज, तो उसका मतलब होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ही वहाँ का प्राइस का जो है ना वो कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है डेफिनेशन, वो हमारे पास है जी काउंसिल की, कि काउंसिल से क्या मुराद है।
काउंसिल का मतलब है प्राइस कंट्रोल काउंसिल, जो इस एक्ट में सेक्शन 3 के अंडर बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ई है और वो है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी। तो एक कमेटी है जो बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब सवाल ये है कि एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई जाएगी किसके कहने पे बनाई जाएगी, वो कहने पे बनाई जाएगी नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर हमें पता होगा कि कंट्रोलर कौन है तो हमें ये भी पता होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कंट्रोलर कौन था, कंट्रोलर हमारे पास डिप्टी कमिश्नर था। वो आपको इस तरह भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि कमेटी जो बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी नोटिफाइड बाय डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, अगर उसने कंट्रोलर का लफ्ज नहीं दिया तो हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोलर जो है इज इक्वल टू, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, डिप्टी कमिश्नर के इक्वल है। ठीक है, तो वो डिप्टी कमिश्नर के कहने पे बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है डीलर की। एफ डेफिनेशन, डीलर से क्या मुराद है, कोई भी पर्सन, मैं से आपको बता देती हूँ, डीलर मीन्स अ पर्सन कैरिंग ऑन, जो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कह रहा है वेदर इन कंजंक्शन विद एनी अदर बिजनेस, किसी और बिजनेस के साथ या नहीं, या सिर्फ यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो कर रहा है सेलिंग ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को वो सेल कर रहा है। अब सेल चाहे वो होलसेल रेट पे कर रहा है चाहे वो रिटेल पे कर रहा है, लेकिन वो एसेंशियल कमोडिटीज को जो सेल कर रहा है उस पर्सन को हम कहेंगे कि ये हमारा कौन है, डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास एसेंशियल कमोडिटी है वो कौन कौन सी हैं। तो इसी एक्ट के एंड पे हमें एक शेड्यूल लॉ बताया गया है जिसमें हमें ना कुछ एसेंशियल कमोडिटीज तकरीबन 40 के करीब में बता दी गई हैं कि ये हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं। ठीक है, उन कमोडिटीज को जो भी शख्स सेल कर रहा है चाहे वो होलसेल रेट पर चाहे वो रिटेल पे, तो वो हमारा इस एक्ट के तहत क्या कहलाएगा, डीलर कहलाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है जी है वो है हमारे पास एसेंशियल कमोडिटी की। जैसे मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि एसेंशियल कमोडिटी मींस एनी ऑफ द कमोडिटीज और क्लासेस ऑफ कमोडिटीज मेंशन इन द शेड्यूल, कि शेड्यूल में जो भी क्लासेस ऑफ कमोडिटीज उसने मेंशन किया वो सारी एसेंशियल कमोडिटी का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एज गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट है, तो गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है इंपोर्टर की। इंपोर्टर कौन होगा, अब उसने यहाँ पे बताया कि जो इंपोर्टर का मतलब होगा कोई भी पर्सन जो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इंपोर्टिंग इनटू पाकिस्तान। अब वो कह रहा है चाहे वो इंपोर्टर वेदर अंडर एन इंपोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अदरवाइज, चाहे उसके पास एक इंपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट करने का लाइसेंस है जो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको दिया है, चाहे उसके पास नहीं है लेकिन वो मुल्क में कुछ इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो सवाल है कि क्या इंपोर्ट कर रहा है, एनी एसेंशियल कमोडिटी, कोई भी एसेंशियल कमोडिटी जो शेड्यूल लॉ में हमें बताई गई है उसमें से कोई भी वो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के बाहर से, पाकिस्तान के अंदर ला रहा है, तो वो पर्सन हमारा क्या कहलाएगा, वो इंपोर्टर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें वो इंपोर्टर नहीं है कि अगर मैं पाकिस्तान से बाहर से गाड़ी मंगवा रही हूँ तो मैं इंपोर्टर होगी, नहीं। इस एक्ट के अंदर इंपोर्टर सिर्फ वो है जो एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है फर्ज करें वो चीनी इंपोर्ट कर रहा है, वो आटा इंपोर्ट कर रहा है, वो घी इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट करना है। हाँ, उन्होंने साथ ही एक आपको बता दिया बट लगा के शर्त लगा दी, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन इंपोर्टिंग एनी एसेंशियल कमोडिटी एज पार्ट ऑफ हिज पर्सनल बैगेज। लेकिन अगर वो एसेंशियल कमोडिटी में से कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तब वो इंपोर्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जे ऑर्डर। इस एक्ट के तहत ऑर्डर का क्या मतलब होगा, एन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर ने किया, चाहे चेयरपर्सन ने किया है, किसी भी मेंबर ने किया, ऑर्डर जो भी पास होगा इस एक्ट के तहत वो सिर्फ ऑर्डर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है, के डेफिनेशन। प्रिस्क्राइब का मतलब हमारे पास है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं उसको हम बस प्रिस्क्राइब कहेंगे। इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन रूल्स रेगुलेशंस में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा प्रिस्क्राइब है। जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन एक देता है, कुछ प्रिस्क्राइब करता है, ये मेडिसिन आपने सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है। ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लिख देता है। इस तरह इस एक्ट के तहत जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो प्रिस्क्राइब हैं, वो लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन उसके बाद हमारी आ जाती है जी आई, और उसमें हमारे पास क्या है जी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होगा, a person नाम से ही जाहिर हो रहा है, a person engaged in the manufacture or the production of any essential commodity। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी essential commodity अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो आप इंपोर्टर कहलाएंगे। कोई भी essential commodity अगर आप सेल कर रहे हैं चाहे होलसेल पे चाहे रिटेल पे तो आपने क्या कहलाए थे, आप डीलर कहलाए थे। इसी तरह कोई भी essential commodity जो आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, फिर प्रोड्यूसर कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी प्रोविंस की। प्रोविंस का मतलब होता है जी प्रोविंस ऑफ पंजाब। जाहिर है पंजाब का एक्ट है तो सिर्फ ये पंजाब प्रोविंस तक ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है एन है वो, और उसमें है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, सूबे की सतह पे जो कंट्रोलर जनरल होगा वो कौन होगा। इसका मतलब है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो बताया गया कि ये फलां शख्स है जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होगा तो वो होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है ओ की। ओ डेफिनेशन है, और
और वो कौन सी है? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मीन्स द रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं वो हमारे पास रेगुलेशंस कहलाएंगी। रूल्स मीन्स द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि रूल्स और रेगुलेशंस अक्सर हम ये लफ्ज़ इकट्ठा यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। रूल्स का मतलब होता है वो कवानीन जो हमारी गवर्नमेंट हमें बना के दे रही है, ठीक है जी। रेगुलेशंस हैं हम वो फ्रेमवर्क जो हम बना रहे हैं उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रूल हो गया है ये, और जो हमारे पास रेगुलेशंस हैं ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। लेकिन इस एक्ट में रूल्स और रेगुलेशन से मुराद वो रेगुलेशन जो इस एक्ट के तहत बनाई जा रही हैं वो होंगी, वो रूल से मुराद वो रूल जो इस एक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल से क्या मुराद है? शेड्यूल अपेंडेड टू द एक्ट। इस एक्ट के साथ जो उन्होंने शेड्यूल अटैच कर दिया है वो हमारा क्या कहलाएगा? शेड्यूल कहलाएगा। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास है सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी यहाँ पे इस एक्ट में जहाँ पे वर्ड सेक्रेटरी का यूज़ हो तो वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से इदारों के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट के किसी भी इदारे का वो हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा सेक्रेटरी। तो ये हमारे थी जी डेफिनेशन। और सेक्शन 1 हमने पढ़ा कि हमारे पास सेक्शन 1 था शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट का, और सेक्शन 2 में हमने की है डेफिनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिमेनिंग सेक्शन देख लेंगे। 23 तक सेक्शन है, छोटे से सेक्शन है, कोई ज़्यादा नहीं है, और फिर ये हमारा एक्ट ख़त्म हो जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।